हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं टी सिंह केमिस्ट्री फैकल्टी आप लोग के लिए आज लेकर के आया हूँ हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट 2। आप लोग हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 1 काफ़ी अच्छे देखा, बहुत सारा लाइक मिला, सब्सक्राइब मिला, आप लोग वीडियो को बहुत सराहा। तो हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 2। आज मैं आप लोग को बताऊंगा केमिस्ट्री में एक एक चीज़ हम रिवील करने वाले हैं, यानी कि हम आपको वैसे वैसे चीज़ बताने वाले हैं जिससे कि आपको केमिस्ट्री का भय बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्यों होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं। देखिए क्या होता है कि अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख गए तो हम लोग इस हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू क्या करते हैं, हम ज्योमेट्री निकालने लगते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का। और अगर हमें ज्योमेट्री पता है और ज्योमेट्री के साथ साथ अगर हम पता कर लेते हैं लोन पेयर को, तो लोन पेयर अगर पता हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी शेप हो, यानी सी सॉ टी स्ट्रक्चर, ये सारे बेंट बहुत सारे परेशान करते हैं बच्चों को, तो हम उसका शेप निकालने लगते हैं। और अगर एक बार हमको शेप पता चल गया तो हम लोग क्या करते हैं, उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर निकाल देते हैं कि किस तरह का वो स्ट्रक्चर है। और अगर एक बार हमें स्ट्रक्चर पता चल गया तो हमें कंपटीशन में ये पूछा जाता है पोजीशन, यानी कि हमारे पास रहता है पोजीशन ऑफ एटम अथवा लोन पेयर। तो देखिए अपने आप में ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये आपस में सारा लिंक है। बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, बगैर इन चीजों को जाने हुए कभी वो सोचने लगते हैं कि हम सारा शेप याद कर लेते हैं। अब बहुत सारा मॉलिक्यूल है, हम कितने का शेप याद करेंगे, किसी का स्ट्रक्चर याद करने लग जाते हैं, किसी का पोजीशन याद करने लग जाते हैं, किसी का लोन पेयर याद करने लग जाते हैं, तो फिर वो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है और लगने लगता है कि केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है, जबकि बहुत आसान सब्जेक्ट है, सिर्फ इसको एक वे में सीखा जाए। जैसे कि हमारे पास क्या है कि अगर हम हाइब्रिडाइजेशन किसी का जान गए तो हम ज्योमेट्री बता सकते हैं, ज्योमेट्री हमको आ गया, उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ही हम इसे लिंक कर लेंगे लोन पेयर को, यानी कि हम लोन पेयर भी निकाल लेंगे। तो अगर हमें लोन पेयर पता चल गया, हमें ज्योमेट्री पता चल गया, तो हम बता सकते हैं क्या, शेप। और अगर हमको शेप पता चल गया तो हम किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर खुद से ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। और अगर एक बार हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए तो खास करके कंपटीशन में यहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है किसी भी एटम का पोजीशन। जैसे मान लीजिए PCl5 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिया हुआ रहता है PCl3F2, तो अब फ्लोरीन को हम कहाँ रखें। तो इस तरह के लिए हमें स्ट्रक्चर अगर पता हो तो हम आसानी से इसे कर सकते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि लोन पेयर का पोजीशन, यानी हम मॉलिक्यूल तो जान गए कितने लोन पेयर है उसके अंदर, ये जान गए, लेकिन हम लोन पेयर को कहाँ रखें, तो उसके लिए भी हमको स्ट्रक्चर अगर पता चल गया तो हम इसे बता सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये किस तरह से लिंक है कि 1 2 3 4 5 और यहाँ देखिए 6 और 7 तरह के क्वेश्चन स्टार्ट किया जा सकता है। कहां से, हाइब्रिडाइजेशन से। अगर आपको ये पता नहीं है और बीच में आप कुछ भी निकालना चाह रहे हैं तभी बच्चों को ज्यादा दिक्कत होता है। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमारा एक इसके पीछे का वीडियो था कि अगर हम किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर जानते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं। और यहाँ देखिए हमारे पास है कि हम कुछ नहीं जानते स्ट्रक्चर वगैरह, बिना स्ट्रक्चर जाने हुए ही आज हम निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर इनमें से कोई नए हैं और हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिएगा। उसमें क्या होता है कि अगर आप कोई स्ट्रक्चर जान रहे हैं, खास करके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, और भी दिए थे हम नाइट्रोजन वगैरह का, तो उनमें से क्या है कि अगर स्ट्रक्चर आपको पता है तो आप यहां से ना निकाल के उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जिसका हम लोग स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं या जानते भी हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग आज इस ट्रिक को यूज करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन।
हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, और यहां हम देखिए लिख रहे हैं फॉर अननोन स्ट्रक्चर, यानी कि हमें उस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और पिछले वीडियो में हम पढ़े थे नॉन स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए हम आज ये पढ़ने वाले हैं, इसको हम हटा लेते हैं। ये हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं, पहले तो ये सीख रहे हैं, फिर हम लोग इसमें चलेंगे एकदम रेगुलरली, हम लोग चलते रहेंगे आगे की तरफ और हम लोग सारा चीज यहाँ से बना लेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है वो तो है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, फिर हम लोग एक एक करके यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, अननोन स्ट्रक्चर के बारे में, और ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हम कैसे फाइंड करेंगे हाइब्रिडाइजेशन अननोन स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पर हम लेते हैं जेड को हम लोग बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर। ये कुछ नहीं है, बस माना गया कि हमारे पास जेड को हम लोग स्टेरिक फैक्टर मान लिए। अब इसकी संख्या हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये हम पिछले बार भी बता चुके हैं कि 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, यहाँ तक हमको पढ़ना रहता है। अगर 2 आता है तो हम लोग sp बोलते हैं, 3 आता है तो sp2 बोलते हैं, 4 आता है तो sp3 है, 5 आता है तो sp3d है, 6 आता है तो sp3d2 है, और अगर 7 आ गया तो हमारा sp3d3 है। बस इतना ही पढ़ना है। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि निकालना क्या है स्टेरिक फैक्टर, यानी हम जेड कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जेड निकालने के लिए हम लोग लेते हैं यहाँ पर, और जो अप्लाई करेंगे वो है हमारा हाफ लेंगे, और यहाँ पर हम लेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो देखिए हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया सेंट्रल एटम का, इसमें हम लोग प्लस करेंगे मोनोवैलेंट एटम को। तो मोनोवैलेंट एटम किसको कहेंगे, जिसकी वैलेंसी सिंगल हो। तो नॉर्मल केस में हम यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, अगर आपको कहीं मिल जाए, फ्लोरीन मिल जाए, क्लोरीन मिल जाए, ब्रोमीन मिल जाए अथवा आयोडीन मिल जाए, और एक हमारे पास है कौन, हाइड्रोजन। तो इसलिए ये बहुत आसान है। बाकी मान लीजिए ऑक्सीजन है तो मोनोवैलेंट नहीं कहलाता है, डाइवैलेंट है, नाइट्रोजन वगैरह ये सब, तो वो सब मोनोवैलेंट नहीं है। बस आपको इतना सिर्फ दिमाग में रखना है कि अगर ये जितनी टाइम्स आएगा हम लोग उसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ के बाद देखिए क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, मोनोवैलेंट हो गया, और आपको ऐड करना है किसको, निगेटिव चार्ज को। तो अगर किसी के पास निगेटिव चार्ज हो, यानी माइनस लिखा हुआ रहेगा, जैसे SO4 2 निगेटिव, तो हम लोग 2 ले लेंगे। वैसे ही मान लीजिए NO2 निगेटिव, तो एक निगेटिव है तो हम लोग एक निगेटिव लेकर के ऐड कर लेंगे। यहाँ के बाद क्या होता है कि हम लोग माइनस करते हैं पॉजिटिव चार्ज को, यानी अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है तो हम लोग उसको माइनस कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए NO2 प्लस, तो एक पॉजिटिव दिया हुआ है तो एक पॉजिटिव के बराबर, यानी एक हम लोग उसमें से माइनस कर लेंगे। तो ये हमारा है अननोन स्ट्रक्चर का। देखने में भी लग रहा होगा कि ये बहुत लंबा चौड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे ये बहुत आसान है। बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट के लिए हम बता ही दिए आपको, निगेटिव डायरेक्ट दिख जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्ट दिख जाएगा। अगर पॉजिटिव दिखेगा तो हम एक माइनस कर देंगे, अगर हमें निगेटिव दिखेगा तो हम जोड़ देंगे। और मोनोवैलेंट में इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन। तो इतना आप आसानी से जोड़ सकते हैं। अब कहानी आ गया कहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बहुत बच्चे को तो ये पता होता है, लेकिन हो सकता है बहुतों को पता ना हो। तो हम देखिए यहाँ पर इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी लिख देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो।
ये देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इनमें से क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनमें से हम कोई भी रो लेंगे। ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो ये आपका पूरा मतलब इनमें से कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, फिर हमारा क्या है 4 है, 5 है, हमारा 6 है, 7 है और 8 है। अगर आप चाहते हैं इसे याद करना इस टेबल को, तो हमारा वीडियो आप देख लीजिए, उसमें हम बनाए हुए हैं कि हम पीरियोडिक टेबल को आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। तो आपको हेलिना करे रब से फरियाद बेटा मंगे कार स्कूटर बापराजी, इस तरह से हम लिखवाए हुए हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो देखिए यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के 8 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यानी अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी यूज करेंगे तो सब के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7 होगा। अगर हम ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरियम, पोलोनियम कोई भी यूज करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसके लिए 6 होगा। अगर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ लेते हैं तो इसके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 होंगे। उसी तरह से हम इस ग्रुप को लें, इस ग्रुप को लें तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे का लिख दिए। ये हमारा 1 से लेकर के 8 तक क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ के बाद आपको कुछ भी क्वेश्चन बनाने में परेशानी नहीं होना चाहिए। ये स्टेरिक फैक्टर है, ये आपका फॉर्मूला है। और इनमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन था कि बहुत बच्चे को मान लीजिए अगर डिफिकल्टी होता तो हम इसके बारे में लिख दिए। सेंट्रल एटम, बीच वाले एटम को हम लोग बोलेंगे। मोनोवैलेंट में बस ये है, अगर कुछ ये लगा हुआ रहा जितने टाइम्स हम उसे ले लेंगे। और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है तो हम लोग प्लस कर देंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो हम लोग उसको माइनस कर देंगे। तो बस इतना सा कहानी है। अब देखिए हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल पे चलते हैं और क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ तक आप देख चुके होंगे। अब देखिए यहाँ से हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल सोल्व करना हम शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड दे दिया कि CH4। ऐसे तो बहुत सारे को CH4 डायरेक्ट याद रहता है, फिर भी हम लोग इसके थ्रू लेके चलते हैं। फिर हम लोग हायर कंपाउंड भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए CH4 है, तो अगर किसी को पता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो देखिए कितना है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 हो गया। हम लोग अभी यहाँ पर प्लस करने वाले हैं मोनोवैलेंट एटम को। तो हाइड्रोजन एक मोनोवैलेंट एटम है, देखिए हम यहाँ पर लिख भी चुके हैं। तो मोनोवैलेंट कितना है, 4 टाइम्स है, इसलिए हम 4 ले लिए। तो हमारे पास ये कितना हो गया, 8। और हम बोले हुए हैं कि इन सारे का हाफ लेना है, तो इसलिए हमारे पास 8/2 कितना निकल गया, स्टेरिक फैक्टर 4। और अगर 4 आ गया तो हम लोग बोलने वाले हैं क्या, sp3। अब देखिए यहाँ पर हम एक और कंपाउंड आगे लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है XeF4। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए जेनोन हमारे पास कहाँ है, इधर। तो जेनोन कंपाउंड हम लोग लेते हैं। अब इस जेनोन कंपाउंड में कितना है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 है। तो हमारे पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो 8 है। और हम लोग अब प्लस करने वाले हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखिए हम यहाँ लिखे हुए हैं, ये मोनोवैलेंट एटम होता है। और कितना मोनोवैलेंट है, 4 है। तो अगर 8 + 4 हमारे पास कितना हो गया, 12। और हमेशा हमको ध्यान रखना है क्या, हाफ लेना है। तो हम लोग 2 कर दिए, कितना आ गया, 6। और अगर 6 आ गया तो हम बोलेंगे क्या, sp3d2। मान लीजिए हम एक आध यहाँ पे चार्ज का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि हम BF4 ले लेते हैं निगेटिव। अब देखिए बोरोन हमारे पास कहाँ है, यहाँ पे है। और बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग 3 कर लिए, प्लस करते हैं। फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है, कितना फ्लोरीन है, 4 है। तो हम लोग 4 ले लिए। और हमारे पास एक निगेटिव चार्ज है। तो हम देखिए बोल चुके हैं, अगर निगेटिव चार्ज रहे तो आपको उसको प्लस कर देना है। तो इसीलिए हम यहाँ पर 1 ले लिए। तो हमारे पास कितना आ गया, 8। और हम लोग इसको अब डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि बार बार लेना है हमको हाफ। तो इस तरह से हमारा ये हो गया कितना, 4। और 4 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, sp3। तो बहुत आसान है, बिना किसी टेंशन के आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम एक और ले लेते हैं, जैसे कि NO2-। तो देखिए NO2- में हम क्या करने जा रहे हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पे है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो 5 ले लिए प्लस। अब देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो मोनोवैलेंट नहीं है, डाईवैलेंट होता है।
तो ऑक्सीजन को आपको लेना नहीं है, इसको एज इट इज छोड़ देना है। बस जो हमारे पास चार्ज है हम उसको ले लेते हैं। एक निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव के लिए 1 ले लेते हैं। तो हमारे पास कितना हो गया, ये 6, और हम लोग इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3, और 3 हमारा क्या हो जाता है, sp2। हम इसी में देखिए ले सकते हैं NO2 पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर क्या है हमारे पास कि नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है, छोड़ दीजिए, इसे नहीं लेना है। पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव में हम लोग क्या करते थे, एक माइनस कर देते थे। तो अब यहाँ पर यहाँ देखिए लिखा हुआ है पॉजिटिव रहे तो माइनस कर देना है। तो हम लोग 5 - 1 कर लिए, कितना आ गया, 4। अब इसका हाफ लेना है तो इसीलिए हम लोग 4/2 करेंगे तो कितना हो गया, 2। और अगर 2 हो रहा है तो अपने पास क्या है, sp। तो चलिए हम यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं। 4 आया था तो sp3, देखते जाइए, 6 आया था तो sp3d2, बहुत आसान है। 4 आया तो क्या हो जाता है, sp3, 3 आया तो क्या हो जाता है, sp2, और 2 आया तो क्या हो जाता है, sp। तो देखिए हम एक एक एग्जाम्पल कोशिश किए सबका ले लेने का कि sp, sp2, sp3, sp3d2। एक हम ले लेते हैं, मान लीजिए IF7। तो देखिए IF7 में क्या होता है, आयोडीन कितना, यहाँ पर देख लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। तो हमारे पास यहाँ पर हो गया 7। फ्लोरीन होता है मोनोवैलेंट और फ्लोरीन कितना है, 7 है। तो हमारे पास 7 + 7 कितना हो गया, 14, और उसका हम लोग हाफ कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। और अगर 7 आ रहा है तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, sp3d3। चलिए एक हम और ले लेते हैं, इधर ऊपर, नीचे नहीं दिखेगा आप लोग को। हम ले लेते हैं यहाँ पर क्या, PCl5। तो देखिए फॉस्फोरस किस में है, हमारे पास 5 है। तो आउटर मोस्ट यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम होता है, कितने क्लोरीन लगा हुआ है, 5। तो हम लोग 10 ले लिए, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया, 5। और 5 के लिए जो हम लोग लिखने वाले हैं क्या लिखने वाले हैं, sp3d। तो देखिए इस तरह से हम सारा एग्जाम्पल ले लिए, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। यहाँ तक आप एक एक करके लिख लीजिए। आज मैं आपको उतना क्वेश्चन करा दूंगा जितना कि 12 बोर्ड में या 11th प्रैक्टिस में या IIT JEE में या नीट में जितने भी क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, आज हम सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तक आप सीख चुके होंगे कि निकालेंगे कैसे। अब सिर्फ प्रैक्टिस बच जाता है, हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। आप यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो यहाँ तक हो चुका होगा, यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हम ये सारा चीज पढ़ चुके हैं, अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे ढेर सारा। मतलब आपको कोई बुक खोजने की जरूरत नहीं है कहीं से कुछ, बस सारा एग्जाम्पल अभी तक जितना भी 12 बोर्ड में पूछा गया है, जितना IIT JEE में पूछा गया हो, नीट के एग्जाम में पूछा गया हो, या किसी भी एग्जाम में हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आया हुआ हो, हमने सारा कलेक्ट कर लिया है और आपको बस प्रैक्टिस करना है। तो देखिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन बनाएंगे। मैं वापस से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। हमारे पास क्या था फॉर्मूला कि हाफ लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका लेना है, सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम का लेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मोनोवैलेंट एटम को प्लस करेंगे, जिसमें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन है मोनोवैलेंट एटम। अगर इनमें से कुछ रहा तो हम लोग ऐड कर लेंगे। फिर प्लस करेंगे निगेटिव चार्ज, यानी किसी कंपाउंड के ऊपर निगेटिव चार्ज। इसे देखिए यहाँ 2 निगेटिव है तो हम लोग यहाँ पर 2 ऐड करेंगे। तो निगेटिव चार्ज रहेगा उसको जोड़ लेंगे और माइनस कर देंगे पॉजिटिव चार्ज को। अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज, इसे देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो रहा तो हम लोग उसको माइनस कर लेते हैं। तो ये अपना था फॉर्मूला। और यहाँ देखिए अपने पास है कि अगर ये करते हुए जेड को स्टेरिक नंबर बोलते हैं, अगर 2 आएगा तो बोलेंगे sp, 3 आएगा तो sp2, 4 आएगा तो sp3, 5 आएगा तो sp3d, 6 आएगा तो sp3d2 और 7 आएगा तो sp3d3। तो सारा चीज लिखा हुआ है। बच गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लिख दिया है 1 से लेकर के 8 तक। अभी अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे ये सारा। यानी इसके पास 1 है, 2 है, 3 है, इनमें से कोई भी 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो पूरा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है सारा चीज। अब हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए अपने पास क्या है, BeCl2 दिया हुआ है, बेरिलियम दिया हुआ है। आप देख लीजिए बेरिलियम कहाँ पे है।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 2 है, तो हम लोग 2 ले लिए। क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है और 2 क्लोरीन दिया हुआ है, तो 2 2 4 हो गया। हमारे पास कितना आ गया? 4, लेकिन ये बोला जाता है हाफ लेना है, तो 4/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, और 2 अगर आ गया तो हम यहाँ बोलने वाले हैं क्या? sp है। तो इसी तरह से देखिए अब हम तेजी से निकालते जाते हैं। जैसे कि बेरिलियम आ गया, फिर से 2 हाइड्रोजन तो 2, और 4/2 तो कितना हो गया? 2, और यहाँ हो गया क्या? sp। CO2 निकालते हैं तो देखिए कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि कितना? 4। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं होता है, डाइवैलेंट, तो इसे छोड़ दें, इससे कोई मतलब नहीं है। कार्बन का 4 ले लिए, सिंपल आपको 2 से डिवाइड कर देना है, 2 हो गया, और इसका हो गया क्या? sp। यानी हमें सिर्फ और सिर्फ मोनोवैलेंट एटम को जोड़ना है, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट, ऑक्टावैलेंट कुछ भी आए कोई मतलब नहीं है। अपने पास देखिए CS2 है, कार्बन का 4, सल्फर भी मोनोवैलेंट नहीं होता है, छोड़ दीजिए। 4/2 कितना हो गया? 2। हमारा यहाँ पर निकल गया क्या? sp। NO2 निकालते हैं तो देखिए नाइट्रोजन कहाँ पे है? यहाँ पे है, नाइट्रोजन 5, तो अपने पास यहाँ हो गया क्या? 5। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, तो हम लोग करेंगे 5 - 1, तो हो गया कितना? 4। और ऑक्सीजन तो मोनोवैलेंट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, तो 4/2 कर दिए तो आ गया कितना? 2, और 2 आ गया तो हम क्या लिखेंगे? sp। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हम बहुत आसानी से क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं। BF3 बनाते हैं तो देखिए बोरोन कहाँ है? यहाँ पे है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ले लिए। मोनोवैलेंट एटम कितना प्रेजेंट है? 3 फ्लोरीन, तो इसलिए हम लोग 3 कर दिए। कितना हो गया? 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 3। और अगर हमारे पास 3 आ रहा हो तो हम क्या लिखने वाले हैं? sp2। तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। अब देखिए अपने पास है BCl3, तो बोरोन का 3, और क्लोरीन मोनोवैलेंट है, 3 दिया हुआ है, कितना हो गया? 6। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 3। हमारा हो जाएगा 3 के लिए क्या? sp2। इसे बनाते हैं, बोरोन कितना? 3, X3 दिया हुआ है, इस X के जगह पर कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो X ही दे दिया तो कोई मतलब नहीं है। 3 मोनोवैलेंट एटम है, 3 हो गया, और 6 में हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हाफ लेना है सबका, तो अपने पास 3, और 3 के लिए हम क्या लिखेंगे? sp2। AlCl3 बहुत बार आया है एग्जाम में, तो देखिए बोरोन अल्युमिनियम के जस्ट नीचे होता है, और इसका भी कितना है? 3, तो हम लोग 3 ले लिए। Cl3 के लिए कितना ले लेंगे? 3 हो गया, 6 डिवाइड करेंगे 2 से हो गया 3, इसका भी आंसर क्या आ गया? sp2। BF3 निकालते हैं तो देखिए बेरिलियम का निकाला जा रहा है। बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग 2 ले लिए। फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है, 3 है, 3 ले लिए। एक निगेटिव चार्ज है, 1 ले लिए, कितना हो गया? 6 डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना जाएगा? 3। आंसर क्या हो जाएगा? sp2। NO2 निगेटिव का निकालते हैं, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने? वैलेंस शेल 5, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, नहीं लेना है, एक निगेटिव चार्ज है, इसको ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास हो गया 6। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 के लिए क्या लिखेंगे? sp2। तो बहुत आसान है। SO2 का निकालते हैं तो देखिए सल्फर का होता है, यहां से आ जाइए, ऑक्सीजन के नीचे है सल्फर, कितना है? 6, तो अपने पास यहाँ 6 हो गया, और ये डाइवैलेंट एटम है तो इसे नहीं लेना है, तो 6 डिवाइड बाई 2 किए, अपने पास कितना आ गया? 3, और अगर 3 आ रहा है तो कितना हो गया? sp2। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कितना इजीली हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ आ जाते हैं O3 ओजोन का, तो देखिए ऑक्सीजन के कितने हैं? 6, और यहाँ पर सारा डायटोमिक है, जो 2 बच गए, तो हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया? 3, और 3 के लिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं? sp2। CH4 का निकालते हैं, कार्बन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4, एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन का 4, तो हमारे पास आ गया 8। हम लोग 2 से डिवाइड किए, कितना हो गया? 4, और 4 के लिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं? sp3। CCl4 निकालते हैं, कार्बन का 4 होता है, एक क्लोरीन का 4, तो 4 क्लोरीन का भी 4, 8 हो गया, डिवाइड किए 2 से, 4 हो गया, क्या लिखने वाले हैं? sp3। NH4 प्लस का निकालते हैं तो देखिए नाइट्रोजन का कितना? 5, उसके बाद एक हाइड्रोजन का 4, तो 4 हाइड्रोजन का 4, और देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो हम एक माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 8।
2 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया 4, तो इसका भी क्या हो जाएगा sp3। PCl4 प्लस निकालते हैं तो देखिए फॉस्फोरस यहाँ है, फॉस्फोरस का कितना 5 और एक क्लोरीन का 1, तो 4 क्लोरीन का 4 और एक पॉजिटिव है इसके ऊपर तो माइनस हो गया, कितना हो गया ये 8 डिवाइडेड बाई 2 बचा कितना 4, तो इसका भी क्या हो जाएगा sp3। SO4 2 निगेटिव, तो देखिए सल्फर कहाँ पे है यहाँ पे है और सल्फर का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस, ऑक्सीजन डायटोमिक है नहीं लेना है लेकिन 2 निगेटिव चार्ज है तो 2 निगेटिव के लिए 2 ले लेंगे, कितना हो जाएगा 8, 2 से डिवाइड कर दिए कितना हो गया 4 और अगर 4 आ रहा है तो sp3। यहाँ देखिए Cl4 निगेटिव का निकालते हैं तो क्लोरीन का अपने पास कितना है 7, तो हम लोग 7 ले लिए। ऑक्सीजन डायटोमिक होता है नहीं लेना है, एक निगेटिव चार्ज है एक ले लेते हैं, 8 हो गया डिवाइड कर दिए 2 से कितना हो गया 4 और अगर सबका स्टेरिक 4 आ रहा है तो क्या है sp3। अब Bf4 निगेटिव का निकालते हैं तो देखिए बोरोन का कितना होता है 3 और अपने पास 4 फ्लोरीन, तो 4 फ्लोरीन के लिए 4 और एक निगेटिव चार्ज है तो हम लोग एक ले लिए, कितना हो गया 8 डिवाइड करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 4 और अगर 4 आ रहा है तो sp3। अब देखिए यहाँ पर क्या है AlCl, तो अल्युमिनियम कहाँ है यहाँ पे है, कितना होता है 3, 4 क्लोरीन है 4 ले लेते हैं, एक निगेटिव चार्ज है एक ले लेते हैं, कितना हो गया 8 डिवाइड करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 4। अमोनिया का निकालते हैं तो नाइट्रोजन का देखिए हमारे पास यहाँ है कितना है 5, तो अपने पास 5 प्लस 3 हाइड्रोजन का 3 कितना हो गया 8 डिवाइड करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 4। अब हम लोग आते हैं NF3 में तो नाइट्रोजन का कितना 5, 3 फ्लोरीन के लिए 3 तो हो गया कितना 8 डिवाइड करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 4। NX3 नाइट्रोजन का कितना 5, अब देखिए यहाँ NX3 ले लिए कि कुछ भी रहे फ्लोरीन क्लोरीन, तो X के होता है मोनोवैलेंट, 3 मोनोवैलेंट है तो 3 ले लिए अपने पास 8/2 कितना हो गया 4। तो देखिए बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है बहुत आसान है। देखिए यहाँ आते हैं PCl3 निकालते हैं तो अपने पास क्या है फॉस्फोरस के केस में कितना 5, 3 क्लोरीन के लिए कितना 3 कितना हो गया 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4 sp3। px3 तो अपने पास यहाँ फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का 5, 3 मोनोवैलेंट है तो 3 तो 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 4। ClO3 निगेटिव बहुत बार एग्जाम में आया है तो देखिए क्लोरीन का अपने पास कितना हो जाता है 7, ये डाइवैलेंट है नहीं लेना है, एक निगेटिव चार्ज है एक ऐड कर दीजिए 8 हो गया, 2 से डिवाइड कर देंगे 4 हो गया। H3O प्लस निकालना है, ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन में कितना 6, यहाँ देखिए हमारे पास इधर क्या है 3 हाइड्रोजन है तो हम लोग 3 हाइड्रोजन ले लेते हैं लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक माइनस भी करना होगा, कितना बच जाएगा 8 डिवाइड करेंगे 2 से कितना हो गया 4। अब देखिए ये बहुत बार आया है जेनोन कंपाउंड XCO3 तो अपने पास यहाँ पर जेनोन देखिए इस ग्रुप का आदमी है ये कितना 8 और यहाँ पर ये डाइवैलेंट है तो इसे नहीं लेना है, चुपचाप 8 को डिवाइड कर देंगे 2 से कितना हो जाएगा 4 और इसका भी हो जाएगा क्या sp3। तो इस तरह से देखिए आप बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ से भी हम और आगे आपको प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं, आप यहाँ तक वीडियो को पॉज करके पहले लिख लें फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ तक हो चुका होगा, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए वहां के बाद क्या है अपने पास CH3 निगेटिव है, कार्बन का कितना हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 3 हाइड्रोजन के लिए कितना हो गया 3 और एक निगेटिव के लिए कितना हो गया 1, तो हमारे पास कितना आ गया 8 और अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 4 के लिए क्या लिखेंगे sp3। अब देखिए हम लोग निकालते हैं H2O का, तो ऑक्सीजन का कितना 6, 2 हाइड्रोजन का 2, 8 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे 4 हो गया, क्या आ जाएगा sp3। अपने पास है H2S तो सल्फर के पास 6, 2 हाइड्रोजन कितना हो गया 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4 फिर से हो जाएगा क्या sp3। NH2 नाइट्रोजन के पास कितना 5, हाइड्रोजन के 2 और एक निगेटिव चार्ज तो कितना हो गया 8 डिवाइड करेंगे 2 से कितना हो गया 4, वापस से ये भी कैसा है sp3। अब यहाँ हम देखिए निकालते हैं OF2 तो सेंट्रल एटम यहाँ पर ऑक्सीजन है
तो इसीलिए हम ऑक्सीजन का 6 ले रहे हैं, 2 फ्लोरीन के लिए 2 ले रहे हैं, टोटल हो गया 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, यानी कैसा sp3। Cl2O सेंट्रल एटम क्लोरीन है, आउटर मोस्ट यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7+। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन तो डाइवैलेंट है लेकिन क्लोरीन 2 है, तो क्या होता है कि एक को तो हम लोग यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लिए और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन को हम लोग, दूसरा क्लोरीन को हम लोग मोनोवैलेंट मान लेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग का 1 हो जाएगा और ये 8/2 हो गया कितना 4 यानी sp3। तो ये सारा sp3 आ रहा था। सल्फर के पास कितना है 6, 2 फ्लोरीन का 2, तो 8 हो गया, 2 से डिवाइड कर देंगे 4 हो गया। यहाँ देखिए I3 पॉजिटिव है, आयोडीन का कितना 7। अब यहाँ ध्यान ये देना है 3 आयोडीन है, तो हमने एक आयोडीन को तो ले लिया सेंट्रल एटम में और 2 आयोडीन बच गया, इसीलिए हम 2 मोनोवैलेंट होता है आयोडीन तो 2 ले लिए, और एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक माइनस कर दिए, तो हमारे पास कितना हो गया 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4 यानी sp3। ये देखिए PCl5, तो उधर से आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का कितना हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी फॉस्फोरस का 5 और क्लोरीन 5 है तो कितना हो गया 5, दोनों को ऐड करेंगे 10, डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा 5, और 5 के लिए देखिए हम लोग कहाँ चलेंगे sp3d में, तो इसीलिए sp3d है। अब यहाँ हम लोग चलते हैं, सल्फर के पास 6 है, एक फ्लोरीन का 4, तो 4 फ्लोरीन का 4, 10 को हम लोग डिवाइड किए कितना आ गया 5, तो ये भी कैसा है sp3d। अब हम लोग निकालते हैं SOF4 का, तो सल्फर का 6, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है नहीं लेना है, 4 फ्लोरीन के लिए 4, तो हमारा हो गया कितना 10, डिवाइड किए 2 से कितना हो गया 5। आर्सेनिक निकालते हैं, तो देखिए यहाँ है नया पूजा आर्सेनिकुलम है 5, तो अपने पास यहाँ कितना हो जाएगा 5, 5 फ्लोरीन का 5, 10 आ गया, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, तो ये सारा sp3d हो रहा है। pf4 निगेटिव, तो फॉस्फोरस का 5, 4 फ्लोरीन का 4, एक निगेटिव का 1, तो कितना हो गया 10, अगर हम 2 से डिवाइड कर दें कितना हो गया 5, तो ये सारा कैसा है sp3d। अब देखिए हम इसे बनाते हैं, तो फिर से वही है आर्सेनिक हम लोग यहाँ से लिए हुए हैं, 5 हमारा हो गया, उसके बाद 4 फ्लोरीन के लिए 4, एक निगेटिव तो 1, कितना हो गया 10, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया 5। एंटीमनी यहाँ देखिए sb भी सेम कैटेगरी का है, तो 5 हो गया, 4 फ्लोरीन का 4 हो गया, एक निगेटिव का 1, तो 10/2 कितना हो गया 5, और अगर 5 आ रहा है तो क्या हो जाएगा sp3d। अब देखिए यहाँ बहुत बार आया है जेनोन कंपाउंड, बच्चे देख के घबरा जाते हैं, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जेनोन देखिए इस ग्रुप का आदमी है, कितना है 8, उसके बाद ऑक्सीजन है डाइवैलेंट नहीं लेंगे, फ्लोरीन लेंगे 2 है, 10 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे 5 हो गया sp3d। ClF3 निकालते हैं, क्लोरीन का 7, फ्लोरीन का कितना 3 हो गया, कितना हो गया 10/2 कितना आ गया 5 sp3d। ICl3 आयोडीन का भी 7, 3 क्लोरीन तो 3, 10/2 तो कितना हो गया 5। जेनोन निकालते हैं, जेनोन का 8, 2 फ्लोरीन का 2, तो हमारा 10 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे कितना 5 यानी sp3d। अब देखिए ये बहुत बार एग्जाम में आया है I3 निगेटिव, तो एक आयोडीन का हम लोग 7 ले लिए सेंट्रल एटम, 2 पेरिफेरल लगा हुआ है, तो 2 आयोडीन के लिए 2 ले लिए, एक निगेटिव के लिए 1 ले लिए, कितना हो गया 10, डिवाइड करते हैं 2 से कितना हो गया 5। Br3 निगेटिव निकालते हैं, 7 ब्रोमीन का, उसके बाद देखिए 3 ब्रोमीन है, तो एक तो सेंट्रल एटम है, 2 पेरिफेरल है मतलब अलग से लगा हुआ है, और एक निगेटिव चार्ज, तो कितना हो गया 10/2 कितना हो गया 5। अब इसके लिए भी sp3d सब वही आ रहा है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितना 7, 2 फ्लोरीन मतलब 2, एक निगेटिव चार्ज मतलब 1, तो कितना हो गया 10/2 इक्वल टू कितना 5। SF6 सल्फर के कितने 6 फ्लोरीन तो 6, ये हो गया कितना 12, 2 से डिवाइड करेंगे कितना 6, और 6 के लिए हम लोग लिखेंगे क्या sp3d2, तो देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं sp3d2। अब हम लोग निकालते हैं PCl6 माइनस, तो फॉस्फोरस का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट 6 क्लोरीन तो 6, और एक निगेटिव चार्ज है,
तो टोटल हो गया कितना 12/2, कितना आ गया 6। तो ये भी कैसा है sp3d2। BrF5 निकालते हैं, ब्रोमीन का 7, 5 फ्लोरीन तो 5, टोटल हो गया 12, 2 से डिवाइड करेंगे कितना 6, तो ये भी हो गया sp3d2। अब देखिए ये बहुत बार आया है जेनोन, बच्चे देख के घबरा जाते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। जेनोन का कितना होता है 8 ले लिए, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है कोई जरूरत नहीं है। फ्लोरीन में आ जाइए 4, कितना हो गया 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, ये भी कैसा है sp3d2। तो देखिए यहाँ से सब sp3d2 है, नीचे हम अंडरलाइन कर दिए हैं क्योंकि हम सब में sp3d2 नहीं लिखे हैं। अब देखिए हम यहाँ आ जाते हैं ClF5, तो क्लोरीन का 7 और फ्लोरीन का 5, कितना हो गया 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर से वही sp3d2। SF5 निगेटिव, सल्फर का कितना होता है 6, 5 फ्लोरीन का 5, एक निगेटिव चार्ज है 1, कितना हो गया 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया 6। जेनोन के पास कितना 8, 5 फ्लोरीन के लिए 5, और देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग एक माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 12, और 12 में हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए 6। XCF4, तो जेनोन के पास 8, 4 फ्लोरीन 4, टोटल हो गया कितना 12, 2 से डिवाइड करेंगे 6, sp3d2। अब देखिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं IFF7, तो आयोडीन के पास 7 और फ्लोरीन का भी कितना 7, टोटल हो गया कितना 14, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 7, और 7 के लिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं sp3d3। अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं जेनोन कंपाउंड फिर से है, तो जेनोन का 8, 5 फ्लोरीन के लिए 5 और एक निगेटिव चार्ज दिया हुआ है, तो हम लोग एक ले लेते हैं, कितना हो गया 8 और यहाँ 12, और हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 6। तो ये आ गया आपका sp3d2। तो देखिए बहुत आसान था। अच्छा सॉरी, यहाँ पर निगेटिव है, एक प्लस कर देना है, तो हमारा हो जाएगा कितना 14/2, तो आ गया यहाँ पर 7, और ये भी है sp3d3। तो देखिए यहाँ सारा हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, बहुत आसान था। अब इतने क्वेश्चन जो हम कलेक्ट किए हैं ये सारे बोर्ड एग्जाम को लेकर के है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, आप आईटी जेई देने जा रहे हैं, आप नीट देने जा रहे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने जा रहा है। जितना क्वेश्चन आ सकता था हमने सारा क्वेश्चन कलेक्ट कर लिया है, और अगर आएगा भी इसके अलावा तो आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ के बाद मैं आपको केमिस्ट्री में कुछ चीजें बताना चाहूंगा। बच्चे क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिए, खुश हो गए। अभी आपको खुश नहीं होना है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, यानी कि मैं पूरा केमिस्ट्री के बारे में यहाँ तक लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैं आपको कुछ चीजें बतलाना चाहता हूं जिससे कि आपका केमिस्ट्री काफी स्ट्रांग हो सके। अब हम जो पढ़ रहे हैं अभी, क्या इसका और आगे यूज है, बहुत यूज है। जैसे कि क्या है, मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। देखिए इसमें सबसे पहले आपको ये आना चाहिए पीरियोडिक टेबल। तो हम देखिए याद करने के लिए इसका ट्रिक बता चुके हैं, आप पीटी का ट्रिक जा करके वीडियो देख लीजिए, पहले ये आपको आना चाहिए। जब आपको ये याद हो चुका, तो ये याद हो गया, तो आपको सेकंड में आ जाना चाहिए क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी किसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जब आप ये जान जाएंगे तो थर्ड नंबर में आता है अपने पास कि हम लोग यहाँ से इसे अप्लाई करके निकाल लेंगे क्या, हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या, कि अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन आता है तो हम उसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं क्या होगा। उसके बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से ही लोन पेयर निकालना सीख लेंगे। और तो अगर हम यहाँ से लोन पेयर निकालना सीख लिए कि किस मॉलिक्यूल के पास कितना लोन पेयर है, तो हम लोग उसको क्या करने वाले हैं, शेप बता देंगे किसी भी मॉलिक्यूल का, चाहे शीशा हो, टी शेप हो, कुछ भी हो, तो हम लोग उसका शेप बता देंगे। और अगर हम लोग शेप बता दिए कि कैसा होता है कंपाउंड का, तो हम लोग फिर पोजीशन बता देंगे, किसका, पोजीशन ऑफ एनी एटम।
और फिर हम लोग इसमें बता सकते हैं क्या, पोजीशन ऑफ लोन पेयर, पोजीशन ऑफ लोन पेयर। तो पोजीशन से यहाँ मतलब ये है कि शेप में पूछा जाता है कि कहाँ पे हम रखेंगे किसको। जैसे मान लीजिए अपने पास है दिया हुआ, आपको हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मान लीजिए कि आपको दे दिया PCl5, तो आप बहुत आसानी से 5 क्लोरीन लगा लेंगे, लेकिन आपको दे देगा PCl3 और F2। अब फ्लोरीन कहाँ लगाना है, क्लोरीन कहाँ लगाना है, तो ये सब हालांकि जेई और नीट पर्पज से ज़्यादा जरूरी है, ये वाला पोजीशन वहाँ पूछा जाता है। और यहाँ तक एकेडमिक एज वेल है, जेई नीट दोनों है। तो देखिए यहाँ से हम फिर से वापस रिपीट कर दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। सबसे पहले आप पीटी जान जाइए, ये राज की बात है केमिस्ट्री का जो हम खोल रहे हैं आपके पास, ताकि आपका केमिस्ट्री एकदम स्ट्रॉन्ग हो सके। और हर साल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इनमें से कोई एक चीज रट लिए तो रटने से काम नहीं चलेगा। आप बिल्कुल केमिस्ट्री कंसेप्चुअल है, इसमें कुछ भी याद करने की चीजें नहीं है। बस अगर याद करना है तो खाली ये पीरियोडिक टेबल एक बार याद कर लें, बाकी हम लोग सारा चीज कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। तो हम देखिए वापस रिपीट कर रहे हैं, पीटी एक बार याद हो गया, हम पढ़ा भी चुके हैं। हेलिना क्लेरब से फरियाद बेटा मांगे कार स्कूटर, आप याद कर लेना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 8 तक बहुत आसान है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ट्रिक हम दे दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो ज्योमेट्री, और अगर ज्योमेट्री आ गया तो हम लोग लोन पेयर कैसे निकालेंगे दोनों को लेकर के। और अगर हमको लोन पेयर निकालने आ गया तो हम शेप भी बता देंगे किसी भी कंपाउंड का, चाहे उसमें लोन पेयर हो या लोन पेयर ना हो, दोनों वाला शेप। उसके बाद हम लोग यहाँ आ जाएंगे पोजीशन, कि अगर कोई एटम है तो उसका पोजीशन कहाँ पे होगा। और फिर हम बता सकते हैं कि पोजीशन ऑफ लोन पेयर, यानी अगर लोन पेयर उस कंपाउंड में है तो उसे हम कहाँ रखेंगे। तो इतना सारा चीज लिंक है एक ही चीज से, और ये सारा चीज आगे वीडियो देखते रहिए, हम लोग एक एक करके ये सब पर करते जाएंगे। तो अगर कोई नए बच्चे होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, और नया वीडियो हम जल्दी जल्दी डाल देंगे एग्जाम आने से पहले तक। बस सिर्फ आपको देखते रहना है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहना है। थैंक यू।